हेलो एवरीवन। और जैसा कि देखिए आप लोग जानते हैं कि पिछले साल कोरोना ने सबकी ऐसी की तैसी कर दी। कोरोना के कारण बहुत से लोग सड़क पे आ गए, लोगों की जॉब छिन गई, लोगों को खाने की कमी होने लगी, बहुत समस्या थी यार। लेकिन ऐसे समय में जब बहुत से लोग अपने शहर वापस जाना चाह रहे थे, सोनू सूद साहब ने आगे आके बहुत से लोगों की मदद करी और उनको उनके उनके घर तक पहुंचाया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जिन्होंने कोरोना के इस मुश्किल समय में 7 लाख से ज़्यादा लोगों को मेक श्योर किया कि खाना मिले। 8 लाख से ज़्यादा लोगों के घर तक जाके राशन पहुंचाया। खुद एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है खुशियां फाउंडेशन। अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं उनको पढ़ाते भी हैं। यार मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे पॉडकास्ट में यहाँ पे खुद आए हैं द वन एंड द ओनली जीत क्वात्रा जी। जीत जी प्लीज़ आइए, आ जाइए, आइए प्लीज। हेलो सर, हाउ आर यू? नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हो? नमस्ते। बेटा पिताजी जीत क्वात्रा जी जो हैं उनको बुला लीजिए प्लीज। मैं ही हूँ सर, जीत क्वात्रा। आप जीत हैं? हाँ जी। मतलब आप ही वो हैं जिन्होंने 7 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, हाँ जी। 8 लाख से ज्यादा लोगों के घर तक राशन पहुंचाया। जी। ये खुशियां फाउंडेशन आप ही की है? हाँ जी सर, मेरी है। क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है मेरे साथ ना मजाक सा हो रहा है। पता है क्यों? देखिए इतने बड़े बड़े काम जो है जब आदमी करता है, मुझे लगता है थोड़ा एज में बड़ा होगा, बहुत सारी जिंदगी देख ली होगी और अब ये परिवर्तन। कमाल है। प्लीज बैठे आप, Thank you, प्लीज thank आराम you से so बैठे, much, sir. अपना ही शो समझे। ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है? ओके बराबर। माइक थोड़ा घुमा दो, काम भी मेरे से कराएंगे सर। ठीक है, देखा कितनी इज्जत है मेरी यहाँ पे, मुझसे ही काम करवाया जा रहा है। पर चलिए यार आप पे आते हैं। बुरा मत मानना लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ एज क्या है आपकी? 30 years। यार रियली मतलब 30 साल की उम्र के हैं ये। 30 साल की उम्र में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं मैं बताता हूँ। जनरली होता है जॉब ढूंढ रहे होते हैं, या जॉब लगी होती है अब नई जॉब ढूंढ रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, शादी हो गई होती है तो गर्लफ्रेंड अपने वाइफ को जो है वो डिनर पे लेके जाना चाहते हैं। मतलब ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही होती है। लेकिन ये जो मेरे सामने बैठे हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। 30 साल की उम्र में भाई ये एक एनजीओ चलाते हैं, और तो और एनजीओ चलाने के साथ साथ माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं उनकी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, एक रोटी घर भी चलाते हैं जहां पे मुफ्त में लोगों को भरपेट खाना दिया जाता है। आदिवासी बच्चों को पढ़ाते हैं, बीच क्लीनअप का काम करते हैं, स्ट्रे एनिमल्स के लिए शेल्टर होम चलाते हैं, सैनिटरी पैड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हर महीने 5,000 तक सैनिटरी पैड्स फ्री में देते हैं। यार जीत जी, हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरे शो में आने की तैयारी थी या सीधा नोबेल प्राइज जीतने की तैयारी है? सर ये तो मेरे नसीब थे कि आपके शो में आ गया, मैं आपसे मिल लिया। बट आर्मी नेवी में जाने की प्लानिंग थी बचपन से, क्योंकि मैं साइंस कॉमर्स में तो घूमते रहा, बट मुझे उसमें स्कोप नहीं दिखा, तो शायद इंसान बनने की राह पे चला, तो आज मैं आपके पास आ गया। बहुत बहुत बड़ी और भारी बात कही है। इंसान बनो, वहां पे बहुत स्कोप है। और आई थिंक ये एक चीज़ है जो कहीं आज सोसाइटी में हम मिस कर रहे हैं, जो इंसानियत है और वो जो प्यार है ना? ऐसा फील करते हैं आप? जी सर, कहीं ना कहीं बॉर्न हम ह्यूमन हुए हैं, हम इंसान पैदा हुए हैं, बट अपनी दिनचर्या में हम इंसानियत भूलते जा रहे हैं। और शायद ये कोरोना ने एक ही चीज़ पॉजिटिव करवाई है कि ह्यूमैनिटी वापस हमारे कंट्री, हमारे वर्ल्ड में वापस से आई है। बिकॉज अगर लास्ट ईयर बोला जाए 2020 को, सो वो ह्यूमैनिटेरियन ईयर होगा, बिकॉज हज़ारों लोग, लाखों लोग रोड पे आए और उन्होंने लोगों के लिए मदद की। तो जिस हिसाब से एक ह्यूमैनिटी वापस से आई है, तो शायद ये ह्यूमैनिटी चलती रहनी चाहिए, इंसानियत चलती रहनी चाहिए। क्या बात है यार, मतलब आज मुझे लग रहा है बड़ी भारी भरकम कॉन्वर्जेशन होने वाली है एक इतने यंग लड़के से। 30 साल की उम्र। यार मैं बार बार आपकी उम्र इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जितने भी हमारी ये जो यंगस्टर्स हैं जिनके हाथ में अब हमारा देश होने वाला है, या जो हमारे देश का फ्यूचर है, वो ख़ास तौर पे ये बात सुने और देखें। वैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपने MBA किया था, तो ये समाज सेवा कहाँ से शुरुआत? MBA की थी क्योंकि लास्ट ऑप्शन था मेरे लिए अपने आप को प्रूव करने का। और जैसे कि सब बोलते हैं कि जॉब के लिए आपको MBA करना बहुत ज़रूरी है या आपको सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगा कि मेरी फर्स्ट जॉब के लिए मेरे को
MBA की सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड थी, तो उसके बाद तो किसी ने पूछा भी नहीं कि आप क्या कर रहे हो करके। सोच थी कि देश के लिए कुछ करना है, लाइक देश छोड़ो यार, सिटी के लिए कुछ करना है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हुआ थाने में, उनके लिए कुछ करना है। क्या बात है। तो और वो स्टार्टिंग से स्कूल लेवल से ही था, जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक सेकेंड, स्कूल लेवल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया? मतलब खुद बच्चा तो खुद पढ़ता है स्कूल में, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये कैसे? मेरे बेसिकली मुझे था कि सेवा करनी है, इन शॉर्ट। सेवा, ओके। सेवा कैसे हो सकती है? अब जो मेरे पास है मैं वही दे सकता हूँ। मेरे पास पैसे तो थे नहीं। स्कूल में हमें पॉकेट मनी भी 10 रुपए मिलती थी डेली की, जिसमें से 9 रुपए रिक्शा वाला ले जाता था और 1 रुपए की पेप्सी गोला खाते थे। सिर्फ मेरे पास था तो मेरी नॉलेज, मैं मैथ्स और अकाउंट्स में अच्छा था, तो मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे और मेरे जो जूनियर्स थे, उनको पढ़ाया करता था। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई अबाउट स्प्रेडिंग एजुकेशन, बिकॉज जहाँ जितना बांटोगे उतना ही आपको ज़्यादा मिलेगी। तो वो सोच से चलते रहे एंड बस शुरुआत हो गई और हाथ से हाथ मिलते रहे एंड टुडे वी आर हियर नाउ। क्या बात है। तो मतलब स्कूल में आप बच्चों को साथ साथ पढ़ाते भी रहे? जी यार माइंड ब्लोइंग। ऐसे ही समाज सेवा जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं बताऊं, मेरा एक दोस्त है, वो भी बहुत समाज सेवा कर रहा है, और उसने कहा कि मनीष मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, बड़ी अच्छी बात है, पर क्या कह रहा है यार मनीष, लाइफ में काम करो तो ऐसा करो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। मैंने कहा यार बड़ी भारी बातें कर रहा है आज तू, तो ऐसा क्या काम कर रहा है? कहता बस यार आजकल रोज़ लोगों से खूब सारा उधार ले रहा हूँ। तो मतलब लोगों के अपने अपने नज़रिए, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा ना करें। लेकिन उधार से याद आया, यार देखिए आप जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, उसके लिए पैसों की भी बड़ी ज़रूरत पड़ती होगी। तो उधार लेने वाले तो आप लगते नहीं हैं, ये जितने लगते हैं ना खुददार आदमी, तो ये मतलब कैसे मैनेज करते हैं आप? सर बेसिकली क्या हुआ है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू फंड रेज करते हैं। सोशल मीडिया की? ओके। 2014 में ही मैंने अपना काम सोशल मीडिया में दिखाना शुरू कर दिया, जिससे मेरे को लोग जरूरत थे, मुझे टीम की जरूरत थी। Okay. अकेला नहीं कर सकता था। और आज मैं अपने आप को बूढ़ा फील करता हूँ, और इसी रीजन की वजह से, क्योंकि मेरे सारे टीममेट्स मेरे से यंग है, 20-22 साल के सारे हैं और मैं अकेला 30 साल का। यार एक मिनट, मतलब माइंड ब्लोइंग। मतलब पहली बात तो जीत आए जो कहते हैं मैं 30 साल का हूं और ये इतना कमाल का काम कर रहे हैं, और ऊपर से इनकी टीम सुन लो क्या है, 20 से 22 साल की उम्र के तो मेरे एनजीओ का ट्रेजरर 22 साल का है। अरे बाप रे बाप, 22 साल की उम्र में मेरे पिताजी रोज मेरे बाल खींच के कहते थे बेटा करना क्या चाहते हो जिंदगी में, उनका वो यार दिस इज ब्रिलियंट मैन, दिस इज रियली इंस्पायरिंग। हाँ तो फिर जैसे जैसे सोशल मीडिया पे डालते गया, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, वहाँ से हम फंड रेज करते हैं, फिर वहाँ से बहुत सारे अच्छे कनेक्ट्स मिले। ओके। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो सोशल जो एनजीओज ऑलरेडी चला रहे हैं, जो बिगर लेवल एनजीओज चला रहे हैं, दे की फंडिंग अस। आई स्टिल रिमेंबर सर कि माय फर्स्ट डे ऑफ रोटी घर, जब 2017 में मैंने व्हाट्सएप के थ्रू पैसे रेज किए थे। व्हाट्सएप 600 लोगों को ब्रॉडकास्ट किया था, क्योंकि जब मैं जॉब करता था तो मेरे पास कनेक्ट्स आ गए थे, मार्केटिंग में था तो कनेक्ट्स आ गए थे। 600 लोगों को ब्रॉडकास्ट किया था, उसमें से एक जन ने 3,500 रुपये दिया था, और उसकी वजह से रोटी घर की शुरुआत हुई। यार आप ये देखो, मैं जो इसमें अच्छी बात देख रहा हूँ, आज हम लोग जितने भी लोग हैं और जितने भी यंगस्टर्स हैं और जितने भी लोग हैं जनरली व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स कर रहे हैं दिन भर बैठ के। और कई दोस्त तो इस बात पे नाराज़ हो जाता है, अरे यार तेरे को मैंने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, तूने आगे से रिप्लाई नहीं किया, इमोजी नहीं भेजा। इन्होंने अपने व्हाट्सएप को भी वेस्ट नहीं जाने दिया, उसको भी काम पे लगाया, और आई थिंक उससे आपने इतना बड़ा काम चालू किया। दैट्स सो गुड। बेसिकली एनजीओ में सर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आप 1 रुपये भी दे रहे हो, तो आपका 1 रुपये कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। ओपन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे, जहाँ पे लोग धज्जियाँ भी उड़ाते हैं। हाँ बिल्कुल यार, मतलब बहुत धज्जियाँ भी उड़ती हैं। लेकिन यार ये सोशल मीडिया ने ना, मैंने देखा थोड़ा काम ख़राब भी कर दिया है। बड़ी गड़बड़ हो जाती है यार। अब देखो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन सब का माहौल है। तो मेरा दोस्त आया मेरे पास यार, जीत रियली, वो ना गिर गया था, उसकी हड्डी टूट गई, वो बेचारा अपना एक्सरे लेके आया है। लेकिन अब इतना आप सोशल मीडिया में हर वक्त होते हो, उसने कहा देख यार मनीष मेरी हड्डी टूट गई। मैं उसका एक्सरे देख के एकदम मेरे मुंह से निकला वाह ब्रो व्हाट अ पिक। मतलब इतना अजीब कई बार माहौल हो जाता है। लेकिन यार आप जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्या होता है ना, जब आप कुछ बहुत अच्छा करने निकलते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि इट्स नॉट अ केक वॉक, कि भाई गए टक 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 काम हुआ इकट्ठा। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा याद आता है जो मुश्किल का सामना आपको करना पड़ा? बेसिकली क्या हुआ था
डैड का अच्छा खासा बिजनेस था। Okay. हम होटलियर्स थे। Okay. तो डैड के 4 रेस्टोरेंट्स थे। Oh, wow. और वो जब मेरी पढ़ाई के दौरान ही, मतलब ग्रेजुएशन और कॉलेज के दौरान ही उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था और सारे के सारे धंधे बंद करने पड़ गए थे Okay. एक ही दिन में। एंड वो एक डिप्रेशन फेस हमने देखा था फैमिली में, जो फाइनेंशियल क्रंच था, जहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं थे, बट हमारी पढ़ाई चल रही थी। थैंक्स टू माय सुपर मॉम, जिनकी वजह से हम ये शुरुआत कर सकें, हम पढ़ सकें, क्योंकि मम्मी का एक ही सपना था कि बच्चे पढ़ जाएं। हाँ. और पढ़ जाएं, पढ़ने के बाद क्या करें वो नहीं पता था हमें भी, बट पढ़ना था। सो 2014 में जैसी MBA कंप्लीट हो रही थी, MBA कंप्लीट होते होते मुझे समझ आया कि हाँ जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है, चलो जॉब्स ढूंढने जाओ। तभी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया एंड शी एक्सपायर्ड। उस एक्सीडेंट के बाद एवरीथिंग इन मी गॉट ब्रोकन। मतलब मेरे को अपने आप को संभालने नहीं हो रहा था। जो मेरी ये फ्रेंड थी, सो शी वाज वेरी क्लोज टू मी एंड वी वर यूज्ड टू। हाँ, दोस्त होते हैं आपके बहुत क्लोज। 7-8 साल का दोस्ती इज लाइक बिग थिंग व्हेन, जब चाइल्डहुड की दोस्ती बोल सकते हैं हम इसको, कॉलेज टाइम की दोस्ती। एंड वो एक फेज था, और तब तक शायद मैं जॉब पे भी था, और उस जॉब पे था जो शायद से मुझे पसंद भी नहीं थी, बट मुझे करना पड़ रहा था। हाँ, घर के हालात। एजुकेशनल लोन था। अरे यार, ये बड़ी समस्या होती है। 3.5 लाख का लोन लिया, एजुकेशनल लोन, सिर्फ MBA करने के लिए। अभी उसको उतारना 5 साल था, तो मतलब 5 साल तो मुझे काम करना ही पड़ता था, कंपलसरी था कि अगर आपको लोन। अब आयरनी देखो, यहाँ मैं इनकी बातों से एक आयरनी निकल रही कि हम लोन लेते हैं पढ़ाई करने के लिए कि हमें अच्छी नौकरी मिले, और नौकरी करते हैं उसी एजुकेशनल लोन को उतारने के लिए। यार ये कमाल वैसे हो जाता है। उस डिप्रेशन फेस ने पूरी तरह से तोड़ दिया। मतलब सिर्फ जो 8-9 घंटा काम करता था तब मेरा दिमाग सही रहता था। सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि उस फेस के दौरान मैंने 2 बार सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर ली थी। आपने 2 बार सुसाइड करने का सोचा? ट्रेन से कूदने की कोशिश भी कर ली थी, बट बोलते हार गया, कोशिश करते करते हार गया। क्योंकि मेरे फैमिली, मेरे डैड, मॉम और मेरा छोटा भाई, उनका चेहरा मेरे सामने आ गया था। और जब वो आया तब मैंने अपने आप को शायद स्टॉप किया, और बेस्ट थिंग की कि मैं घर गया और मम्मी को बोला मुझे सबसे ईजीएस्ट वे बताओ कि मुझे मरने का क्या होता है, बिकॉज मुझे मरना है। आई डोंट वांट टू डाई बाय जंपिंग फ्रॉम ट्रेन। मुझे ट्रेन से कूद के नहीं मरना, बट मरना है। तो मम्मी ने बोला कि देख यार चीनू, तेरा वैसे भी सपना था आर्मी नेवी में जाने का, शायद हमारी वजह से तू उसको पूरा नहीं कर पाया। अब तू एक काम कर, अब तू छोड़ दे सब कुछ, और तू अपना सोशल सर्विस तेरे को जो करनी थी, तेरे को समाज के लिए काम करना था, तो शुरू कर, मैं हूँ तेरे पीछे। तब ये सोचा कि यार सिर्फ यूनिफॉर्म में ही आप सिर्फ सेवा नहीं कर सकते, बिकॉज बीइंग अ पंजाबी मैंने गुरुद्वारे में देखा है लंगर बांटते वक्त कि उनको कोई यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, वो सेवा कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसी डिप्रेशन के फेस से बाहर आने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे मेरे घर के नज़दीक में एक स्कूल है, म्यूनसिपैलिटी स्कूल, आज भी है वो। वहाँ पे 130 बच्चे हैं। उन बच्चों के साथ मैंने अपना शायद बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मतलब मैं उनके लिए कुछ लेके गया था 2014 में। एंड उस दिन पता चला खुशी क्या होती है। मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन ऑब्वियसली मैं अच्छे कपड़े पहन के, शूज़ पहन के, चॉकलेट्स लेके, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके गया। दे वर नॉट, उनके पास चप्पल नहीं थी, उनके पास यूनिफॉर्म ढंग की नहीं, उनका नाक में से पानी निकला जा रहा है, और उनके चेहरे पे जो स्माइल और उनके आंखों में जो चमक, वो शायद हमारे इसमें भी नहीं है। आई थिंक वो जो इनोसेंस और सिंप्लिसिटी वहाँ है, वो आई थिंक ख़त्म भी होती जा रही है बिल्कुल। वो चीज़ मैंने उन बच्चों में देखी, और वहाँ से समझ आ गया खुशी होती क्या है। मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल हैप्पीनेस। एंड सिंस देन द खुशियाँ वॉज बॉर्न। इसीलिए मेरे NGO का नाम भी खुशियाँ है, बिकॉज द आइडिया इज़ टू स्प्रेड हैप्पीनेस। जितना ज़्यादा खुशियाँ बांटोगे उतनी ज़्यादा बटोरोगे। तो वही करते आया हूँ, और 2014 से शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके सोशल मीडिया के थ्रू दोस्त बने, वो दोस्त टीम बनी। और वो टीम आज बटालियन है मेरी वॉरियर्स है जो काम करती रहती है। कहते हैं ना, जब आप अच्छा काम करने जाओ तो बहुत सी दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ता है। कई लोग आपको डिमीन भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, आपके काम में अड़चने बन के खड़े भी हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा? जी सर, ये लोग क्या कहेंगे, जो वायरस है ये हर एक के लाइफ में है, और इसका कोई इंजेक्शन या तोड़ नहीं है। ये मतलब भरा पड़ा है हमारा समाज इससे। Day 1 से सर मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि पहले तो
जो क्लोज रिश्तेदार उनके थ्रू क्वेश्चंस आते थे कि क्या कर रहा है ये, क्या मतलब है ये सब करके, पहले खुद तो कमा ले, पहले खुद तो सेटल हो जा, पहले खुद लाइफ बना ले, शादी नहीं करेगी इससे कोई लड़की, ऐसे काम कर रहा है। फिर धीरे धीरे दोस्त यार तो बने ही नहीं सर, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि देश के लिए काम करके टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ। और मैं उनके पार्टीज में नहीं जा रहा, मैं कोई क्लबिंग्स में नहीं जा रहा, मैं कोई नाइट आउट्स पे नहीं जा रहा। तो दोस्त बनते ही नहीं होंगे? नहीं सर, मेरी टीम ही मेरी दोस्त है, और मेरा भाई, मेरा छोटा भाई जो है वही मेरा दोस्त है, और कोई दोस्त है भी नहीं है जेन्युइनली। आज भी लाइफ में देयर इज नो फ्रेंड्स काइंड ऑफ थिंग। दैट्स सच अ सैड थिंग। आप इतना अच्छा काम करने की तरफ चल रहे थे और अब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पर दोस्तों ने कहा पार्टी करोगे तो हमारे दोस्त हो, लेकिन समाज के लिए अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो दोस्तियां हटती गई। क्योंकि उनको टाइम नहीं दे पाता था, तो जब टाइम नहीं दोगे तो कोई आपका करेक्ट आपके साथ रहेगा नहीं। एंड ये एक चैलेंज था कि मुझे सुनने बहुत मिलता था, पहले बाहर से सुनने मिलता था, फिर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत होती थी। सोशल मीडिया पे जैसे ही फोटो डाल दिया, अभी मैं काम कर रहा हूँ और मैं किसी को डोनर है मेरा, ऑब्वियसली मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए भी कि हम क्या कर रहे हैं। और उस दौरान में लोग ट्रोल करते थे कि फ़ोटो के लिए काम कर रहे हैं, ये इसके लिए काम कर रहे हैं। अब मैं उनको जाके बोलता हूँ भाई मैं 3.5 साल से बीच क्लीन कर रहा हूँ, फ़ोटो के लिए नहीं कर रहा हूँ। मतलब आदमी इंसान फ़ोटो के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता कर लेगा या 1 महीना, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए। यार क्या होता है ना, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है और ज़्यादातर आप देखते हो सोशल मीडिया पे मेकअप कैसे करना है सब बता रहे हैं, कपड़े कैसे बदलने हैं सब बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपका जो रोटी घर है मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, मैं जानना चाहता हूँ आपने कैसे शुरुआत करी। मे भी हो सकता है लोग आपको सुने, आपको देखें, आपसे पता करें और इस चीज़ को फॉलो करें। ये पर्सनल लेवल पे शुरुआत की थी मैंने, क्योंकि मैंने 2017 में जब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तो थाने में एक एरिया है डंपिंग ग्राउंड, जहाँ पे आप मुलुंड से थाने अगर जाते हो तो आपको राइट हैंड साइड पे आपको बहुत बड़ा कचरे का ढेर दिखता है। तो वहाँ पे कम से कम 200 फैमिलीज रहती है वो कचरे के ढेर में, जो प्लास्टिक और वगैरह चुनती है वहाँ पे। सो वो जगह पे जाके मैंने एक टाइम का मील बच्चों को, दाल चावल, बेसिक दाल चावल, क्योंकि मेरे को बहुत दाल चावल पसंद है, तो मैंने वो बच्चों को बांटा। और तब मुझे लगा 3,000 रुपये में 100 बच्चे खाना खा रहे हैं। और कभी नहीं सोचा था कि 3,000 रुपये में कोई इतना बच्चे लोग पेट भर खाने खा सकते हैं, या इतने लोग पेट भर खाना खा सकते हैं। अगर हम पार्टी करने जाएं या हम किधर भी बैठे हैं तो 3,000 रुपये इज मिनिमम बिल फॉर 2 पीपल, अगर कहीं पे भी। करेक्ट। सो तब आइडिया आया कि क्यों ना इसके लिए स्टार्ट करें। हमारे पास छोटा, मेरे डैड जब थे उनका एक छोटा सा ढाबा जैसा था, क्योंकि मेरे डैड कभी चुप नहीं बैठते थे, लॉस होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। तो उनका ढाबा था, तो उनको मैंने बोला एक काम करो पापा, आप मेरे लिए खाना बना के दो, मैं आपको बेसिक जो फंड्स लगते हैं, मैं आपको कमाई नहीं दूंगा इसमें कुछ भी, बट आपको सिर्फ आपके कुक का पैसा या जो रॉ मटेरियल लगेगा वो दूंगा, वो उसके लिए पैसे देता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं तू शुरू कर, मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला कितने दिन कर लेगा, पैसे देंगे लोग? तो मैंने बोला पापा आप मेरे पे छोड़ दो, मैं ला के दूंगा, बट मैं करूँगा, रोज़ बांटना है। बोला ठीक है रोज़ करेंगे। तो 6 दिसंबर 2017 रोटी घर की शुरुआत हुई। नाम रोटी घर इसलिए पड़ा क्योंकि पंजाबियों में रोटी मतलब खाना। हाँ। तो अगर मैं बोलता हूँ मम्मी को खाना दे दो, तो हम खाना नहीं बोलते, मम्मी रोटी दे दे। हाँ, करेक्ट। सो रोटी मतलब फूड, घर मतलब ऑल द प्यार, पैम्परिंग एंड एवरीथिंग वी गेट। दैट्स सो नाइस। सो रोटी घर का जो प्रोजेक्ट है उसका मकसद ही ये है कि खाना बांटते बांटते बच्चों के साथ इतना लगाव करो कि बच्चों के जो ड्रीम्स है, जैसे कि उनको पढ़ाई करनी है, उनको डांस करना है, तो जो आप बोलोगे ना वो बच्चे रेडी है करने के लिए। अगर मैं खाना बांट रहा हूँ, बेसिक बच्चों का ड्रीम है खाना, अगर एक ड्रीम फुलफिल करता हूँ तो ही वो दूसरा ड्रीम पाएंगे। आज अगर आप माल नरिश बच्चों को ड्रीम पूछो तो वो नहीं बोलेंगे पायलट बनना है, वो बोलेंगे खाना दे दो। तो उनका एक ड्रीम तो मैं फुलफिल करूँ, तो फिर मैं शायद अगर पेट भरा होगा तभी उनकी सोच चलेगी आगे उससे। मेरे ख्याल ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। अगर हमें हमारे पेट में खाना हो तो हम आगे सोच सकते हैं। तो आई थिंक ये जो आप एक बेस फाउंडेशन जो एक रहती है उसको जो आप टेक केयर कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल यार। इसी चीज़ की वजह से ही हमने वही सोच थी भाई कि एटलीस्ट यू अंडरस्टूड दैट सोच ऑफ माइंड, बिकॉज स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला कि आप लेथार्जिक बना रहे हो बच्चों को, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से 100 ग्राम चावल से कोई लेथार्जिक नहीं बनेगा, वो भी डेली का 1 टाइम।
2 टाइम तो मील अपने माँ बाप उनके दे रहे हैं ना, और मेरा मकसद उनका माल नरिशमेंट से नरिश लाना था। सो दाल चावल, प्रोटीन्स, ये सब की चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे थे कि बच्चे नरिश्ड हो जाए और उसके बाद फिर अपना दिनचर्या वो संभाल सकते हैं। 100 बच्चों से शुरुआत की थी। फिर मेरे एक बहुत जिगरी दोस्त है राकेश भाई, उन्होंने देखा, उनको हिट हुआ बिकॉज हमारी मूवीज में WHO की ऐड दिखाते हैं जिसमें वो बताते हैं इतने लोग माल नरिश्ड है। ही कॉल्ड मी अप, ही इज लाइक, चीनू, आई अंडरस्टूड टुडे दैट दिस थिंग इज अमेजिंग। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम, बिकॉज ऑफ हिम, उनकी वजह से 100 बच्चों से सीधा हम 1000 बच्चों पे पहुंचे। सो they started spreading word and sponsoring meals and everything, and आज हम 1800 बच्चों को रोज खाना खिला रहे हैं। यार 1800 बच्चे रोज? जी, हमारा किचन 1000 बच्चे मुंबई में और बाकी बैंगलोर, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली। अच्छा, आप मुंबई के हो तो मुंबई तो चलो मैं एज अ लेमैन मुझे समझ आता है कि भाई हम एक जगह खाना बनवाते हैं और शहर में बांट देते। ये बाकी जगहों पे आप कैसे मैनेज कर रहे हो? आपने कहा बैंगलोर में? मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, उड़ीसा। तो मुंबई में बैठे बैठे आप इन जगहों पे भी बच्चों को खाना खिला रहे हैं, ये आप कैसे मैनेज कर रहे हो? इंस्पिरेशन इज अगेन रतन टाटा, व्हेन ही कैन सिट इन वन ऑफिस एंड रन पूरा इंडिया चला सकते हैं वो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है सर, एक बार टाटा साहब के लिए ताली हो जाए, रियली, वो तो कमाली पर्सनालिटी है। सो बेसिकली मैंने अपने शायद क्लोन हर जगह छोड़े, अपनी टीममेट्स को। अभी मेरा एक टीममेट है जो उड़ीसा रहता है, ओके, जो बिलोंग करता है उड़ीसा से, उसको बुला के मैंने बैंगलोर शिफ्ट करवा दिया क्योंकि वो बैंगलोर संभाल सकता था। अच्छा। बैंगलोर वाले बंदे को मैंने मुंबई के मेरे गांव के स्कूल में शिफ्ट करवा दिया क्योंकि वो वहाँ पे कर सकता था। तो इन बच्चों में भी पैशन है, वो पैशन से काम कर रहे हैं। एंड फिर दिल्ली में मेरा ससुराल, मेरी जो मॉम है वो खुद खाना बना के वहाँ पे 100 बच्चों को बांट रही है। तो वैसे कर करके हमने एक अलग ही सोसाइटी डेवलप कर ली है, खुशियाँ सोसाइटी बोल सकते हो अभी, कि हम वो टीम बनाते जा रहे हैं कि लोग हेल्पिंग हैंड बनते जा रहे हैं। हैदराबाद, बैंगलोर, सब जगह अपना अपना काम चलता है। यार दिस इज ब्रिलियंट। मैं इनकी बात से जो मेरे को दिमाग में आ रहा है ना, जनरली आपकी उम्र में 30 साल के हैं आप, और जनरली क्या होता है 25 से 30 साल की उम्र में बच्चे जनरली यही सोच रहे होते हैं, एक काम करते हैं यार, तू कैलकाटा से आ जा, मैं फलानी जगह से आता हूँ, ढकानी जगह से आता, सारे गोवा में चिल करेंगे, पार्टी करेंगे। इन्होंने उसका नक्शा ही बदल दिया। तो आपने जो है अपनी सोच को क्या कमाल चैनलाइज किया है कि अगर हम सब ने कहीं जाना ही है तो यार कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जाके किसी की मदद कर सकें। यार ये एक बहुत बहुत बढ़िया बात है। कोई ऐसा याद आता है कई स्टेट से आपको फ़ोन आ रहे हो, कभी ऐसे मदद के लिए फ़ोन आते हैं आपको? सर, कोरोना का टाइम लास्ट ईयर 75 डेज जो लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन था, 25 मार्च से शुरू हुआ था, तब मैं 24 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट पे था। और मैं लास्ट फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आ रहा था एंड और 3 घंटा फ्लाइट डिले थी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द स्केड्यूल। तो तब मुझे ना प्रियंका चतुर्वेदी जी है जो MP राज्यसभा, उनका ट्वीट DM आया मेरे को ट्विटर पे कि चीनू कल से नेशनल लॉकडाउन है, कैन वी ओपन दिस किचन अपने लेबरर्स एंड बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल के लिए। तो मैं बोला मैम देखो, मैं ऑपरेशंस मैनेज कर लूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज कर लूँगा, मैं खाना बनवा लूँगा, बट मेरे पास पैसे नहीं है उतने बनाने के लिए। उन्होंने बोला कि मेरे को एक राइटअप या क्रिएटिव या एड बना के मुझे दे, मैं स्प्रेड करती हूँ अपने नेटवर्क में एंड विल रेज मैक्सिमम फंड्स फॉर दिस। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप करके दे सकते हो तो जितना मेरे पास फंड्स आते जाएंगे उतना मैं मेहनत करते जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास मेरी कैपेसिटी में 1 लाख लोगों को खाना खिला दूँ, बट उतने फंड्स भी होने चाहिए मेरे पास। यार बहुत मुश्किल है, मतलब वो फंड्स इकट्ठे करना भी इट्स नॉट इजी। जी, तो और जब तक मैं क्यू में था, अपनी फ्लाइट बोर्ड कर ली, तब तक मेरी टीम ने यहाँ पे फटाफट एक क्रिएटिव ऐड बना के दे दी, नॉर्मल सा राइटअप डाल के, वो मैंने प्रियंका मैम को भेजा। प्रियंका मैम ने ट्वीट किया और मेरी फ्लाइट चल पड़ी। और मैं जैसे ही लैंड किया भाई, विद इन दैट 2 आवर्स वी गॉट 4 लाख रुपीज़। वाओ। सो वो 4 लाख भी एक इंसान ने नहीं दिए, किसी ने 500, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 1000। मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, कंट्रीब्यूशन का मतलब यही नहीं है कि कंट्रीब्यूशन लाखों में की जाए, आपका जो मन करे वो कंट्रीब्यूट। भाई एक डोनर आज भी मैं शायद उनसे मिलना चाहूँगा। 75 दिन रोज 10 रुपये भेजे उन्होंने। रोज 10 रुपये, 75 दिन, 10 रुपये मतलब एक बच्चे का मील। तो 75 दिन के लिए उन्होंने एक बच्चे को रोज खाना खिलाया। क्या बात है। ये तो अगर इनसे मिलो तो मुझे भी मिलवाना, क्योंकि आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। आजकल मैंने एक और चीज़ नोट करी है जो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि यार
अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, हम लोग उसमें भी आजकल प्रेशर में आ गए हैं कि पड़ोसी ने अगर 20 रुपये दिए तो मैं 25 रुपये दूंगा, अगर उसने 25 दिए तो मैं 30 दूंगा। आई थिंक इसमें compete मत करो। आई थिंक ये अपनी खुशी के लिए करो जितना आप कर सकते हो। आई थिंक ये एक चीज़ अगर सब लोग करें तो आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूशंस और हो सकती है। और हो सकती है सर, अगर हर एक जन अपनी तरफ से 1-1, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए भी करे। वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ आवर इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट, हम सेकेंड हाईएस्ट बोलते हैं, बट अगर हम इसको अगर वाइस वर्सा कर लें तो हमारे पास 130 करोड़ दिमाग है, 260 करोड़ हाथ है, 260 करोड़ पैर है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर इस चीज़ में लग जाएं तो विद इन अ ईयर इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन। यार ये बात बिल्कुल सही है, एंड आई होप सब लोग इस बात को फॉलो करें आपकी सुन के कि कैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस की जा सकती हैं, कैसे अगर इकट्ठे हो जाएं और उस पूरी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करें तो आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज सोसाइटी में लाया जा सकता है। यार वैसे आपने इतने सारे लोगों की मदद करी, जो कि आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन साथ ही में आपकी जो ह्यूमन साइड है वो और कहाँ देखने को मिली कि आपने न सिर्फ इंसानों की मदद करी, आपने जानवरों को भी पीछे नहीं छोड़ा। एनिमल शेल्टर होम, और मेरे ख्याल उस समय बहुत से ऐसे कोविड के समय में, खासतौर लॉकडाउन में, ऐसे बहुत से जानवर थे जिनको खाना ही नहीं मिल रहा था यार, क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे तो खाना दे पाएंगे। तो वहाँ पे भी आपने बहुत आगे बढ़ के मदद करी है। सर ये इनिशिएटिव मैं 2016 से रन कर रहा हूँ कि मैं स्टे डॉग्स और स्टे एनिमल्स को खाना खिला रहा हूँ, बट अगेन फंड क्रंच की वजह से हमने इसे बंद कर दिया था। देन मेरी एक मेंटोर है दुबई में, कविता दी, उनको ये चीज़ के बारे में पता चला एंड उन्होंने बोला कि मैं शुरुआत करवाती हूँ वापस से। तो रोटी घर फॉर एनिमल्स ये नाम से हम चलाते हैं इसको, कि उनके लिए भी रोटी घर है वो, और हम स्टे डॉग्स, स्टे कैट्स एंड सारे स्टे एनिमल्स को फीड करते हैं विद बर्ड्स। सो बर्ड फीडर्स लगाए हैं, वाटर बाउल्स लगाए हैं, मेजरली थाने एंड बोरीवली साइड पे हमने ये किया हुआ है। बट मेजर था कि उनकी वो बीमार हो रहे थे, क्योंकि आज हम ऐसे चलते हैं, चलते चलते कोई अगर स्टे डॉग बीमार देखते हैं तो हम कुछ एक्शन ले लेते हैं, तब रोड पे इंसान नहीं पता था, ही नहीं था कि तो कैसे पता चलेगा। तो हमने जो मेरा होम फॉर पॉज है वो थाने में है, जहाँ पे हम अबेंडेंड और इल डॉग्स को लास्ट ब्रीथ तक हेल्प करते हैं कि वो हमारे पास एक लास्ट जिंदगी जो है वो खुशी से जी सके। वो भी मेरी और कविता दी के साथ जॉइंटली हमने ये होम फॉर पॉज अंडर खुशियाँ एंड अनंता बैनर चालू किया, और इसमें 35-40 पपीज़ हैं जिसमें हम उनका ध्यान रखते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी जो टीम हम घूम रहे थे तो हम रेस्क्यू भी कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कोई एनिमल्स को हमारी ज़रूरत है तो उनको खिला भी रहे थे, उनको रेस्क्यू भी कर रहे थे, उनको फर्स्ट एड भी दे रहे थे। तो इस हिसाब से हमें करना चाहिए, जैसे इंसान हैं हम और वो तो बेजुबान है, उनको वो कैसे बोल पाएंगे। सो उनके लिए हमने काम थोड़े बहुत लेवल पे करना शुरू किया था। क्या बात है यार, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एक्चुअली बहुत से लोग जो हैं वो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, और जैसे मुझे भी बड़ा शौक है, मुझे जानवर बहुत पसंद है, और कई बार होता है जैसे बाहर निकलते तो हम कोई बिस्किट का पैकेट ले लेते हैं कि कोई स्ट्रे डॉग मिल जाएगा तो दे देंगे, और वो समय एक्चुअल में ऐसा था जहाँ पे मौका ही नहीं मिल पा रहा था, आप बाहर नहीं जा रहे, जानवर बीमार हो रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इतनी मदद सर, करी आप है। जैसे लोग हैं जो हम जैसे लोगों को रिकग्नाइज करते हैं हमेशा, बिकॉज आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक ड्रीम कम ट्रू है। पहले तो मनीष पॉल से मिलना एक ड्रीम कम ट्रू है, बिकॉज आई एम श्योर यस्टरडे जब मैं मम्मी से बात कर रहा था तो मैं बोला था मैं जा रहा हूँ, मैं समीर के साथ जाऊँगा, तो मैं भी चलती हूँ मैं बोला मम्मी A+1 एक ही जन के साथ जाना है हमें। बट I am so blessed today that I'm seeing you, I'm talking to you, sitting and talking to you. ये जो प्लेटफॉर्म है, आप जो लोगों की वॉइस बन के और उनकी वॉइस बन के आप लोगों तक पहुंच रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज हैट्स ऑफ टू यू। नहीं यार, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा इरादा यही है कि आप जैसे जो दोस्त हैं जो इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, एक हेल्पिंग हैंड बन के थोड़ा उनको, उनकी आवाज़ अगर जहाँ तक नहीं पहुँच रही, शायद मेरे जो थोड़े फैंस हैं, जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उन तक अगर ये आवाज़ पहुँचे, और ये एक जैसे कहते हैं ना एक चेन बन जानी चाहिए। तो मेरा इरादा यही है कि सब एक दूसरे की मदद करें और एक चेन बन जाए ये मदद करने की। और मुझे चेन से याद आया कि मैंने इनके हाथ में एक चेन देखी, और तब से मैं चेन से बैठ नहीं पा रहा हूँ और वेट कर रहा था कब मैं ये बात चीनू से पूछूं। चीनू जी, ये हाथ में क्या है, ज़रा दिखाएं ज़रा, मैं प्लीज़। सर ये हाथ में ये चेन ज़रा थोड़ा, हाँ ये दिखाएं ज़रा, ये देखिए, ये चेन जो है ये पूरा मंगलसूत्र लग रहा है मुझे,
ये मंगलसूत्र सर मंगलसूत्र ही है ये। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक में बोल रहा था यार। ये आपने हाथ में मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ है? सर जब औरतें गले में पहन सकती है तो हम क्यों नहीं पहन सकते? वैसे ये तो बात है इन्होंने बड़ी भारी की। वैसे देखिए, एक शादीशुदा औरत की बहुत बड़ी निशानी जो होती है, आपको पता है क्या है? मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। लेकिन क्या आपको पता है एक शादीशुदा मर्द की क्या निशानी होती है? मैं बताता हूं। शादीशुदा मर्द की निशानी होती है सुबह घर से निकलते वक्त हाथ में टिफिन का डब्बा, और रात में काम से आते वक्त हाथ में सब्जियों का थैला। तो ये आपके साथ होता है? नहीं, जनरली नहीं होता, क्योंकि अभी स्विगी आ गया है सर। ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, खाना भी ऑनलाइन आ रहा है। लेकिन ये हाथ में मंगलसूत्र कैसे, मतलब क्या कहानी क्या है इसकी? सर एक थॉट था, अंजनी जो है वो एनवायरनमेंट लवर है। ओके, अंजनी आपकी वाइफ? हाँ जी। अंजनी सो अंजनी एनवायरनमेंट लवर है, एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स ओनली वी मेट। वो बीच लवर है, एंड शी वाज फाइंडिंग अ गाय हु हैज क्लीन्ड बीच इन मुंबई, बिकॉज वो मुंबई घूमने के लिए आई थी। मुंबई के लिए बहुत पागल है वो, दिल्ली में रहती है और मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा पागल है, मुंबई के बीचेस के लिए। सो हमारी जस्ट बॉलीवुड मूवीज में होता है ना कि दो जन टकरा जाते हैं, वैसे ही हम टकरा गए एक जगह पे। एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द एनजीओ, बिकॉज शी वाज आल्सो फ्रॉम एनजीओ, and she's like, I'm finding a guy who has cleaned this beach. Juhu beach looks so clean. I'm that guy. क्या बात है, बीच में बन गई तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन मतलब आपकी तो कहानी कमाल की बन गई यार ये बीच से। एंड तब से, और जब भी मुझे शादी करनी थी तो वो एक स्टार्टिंग से थॉट था, वुमेन इज नॉट रिस्पेक्टेड द वे उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई ऑलवेज से दिस, women are above men and not at par men, because जो struggles वो अपने लाइफ में जी रही है वो हम शायद ही जी रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बनना था कि यार आप अपनी वाइफ को इस तरीके से भी रिस्पेक्ट कर सकते हो। तो अगर मंगलसूत्र उसने पहना है तो मेरे लिए मेरा हाथ और ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है शायद अभी एक मंगलसूत्र ब्रेसलेट पहनने से। एंड हमने मूवीज़ में ज़रूर देखा है सब चीज़ें होती है, बट एक रियल लाइफ में मुझे लाना था कि या वी कैन ऑल्सो वेयर, हम भी चेंज ला सकते हैं। हम जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पहले बोला कि हम ही एक चेंज है, अगर मैं चेंज करूंगा तो ही शायद मैं दुनिया को चेंज कर पाऊंगा। तो मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, और हंसे भी थे लोग क्या कर रहा है, कौन से लेवल पे जा रहा है तू। बोला हंस लो यार, तुम हंस लो, क्योंकि मुझे पता है जब जब लोग मेरे पे हंसे हैं तब तक मैं और ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो अभी जो हंसता है तो मैं खुश हो जाता हूँ कि ठीक है तुम चलो ये तो अच्छा ही होने वाला, ये अच्छा होने वाला। वैसे ये जीत जो मुंबई की लव स्टोरीज हैं बड़ी कमाल की होती हैं, यहाँ पे लोकल ट्रेन, अब आपकी तो हमने सुन ली, लेकिन लोकल ट्रेन की एक मैं लव स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का लड़की बहुत प्यार में थे, भीड़ भाड़ में बोरीवली स्टेशन पे लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आया। जैसे ही ट्रेन से उतरा फटाफट भीड़ में धक्के मारता, उसको देख के बोलता है, ए काय को इधर आई रे इतनी गर्दी में मरने को। लड़की का आगे से रोमांटिक रिप्लाई सुनो, कहती ए तेरा थोबड़ा देखने को। तो ऐसी लव स्टोरीज जो है धक्के मुक्के में भी लव स्टोरी है। लेकिन यार आपकी लव स्टोरी मुझे बड़ी कमाल की लगी है, जो दिखाना एक बार फिर दिखा दो यार लोगों को। ये यार मतलब ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, रियली क्वाइट लाइक इट मैन, ये अच्छा है, वेरी नाइस। तो आपकी मम्मी ने कुछ नहीं कहा कि क्यों? क्योंकि मम्मियों को कई बार हो जाता है कि ये नहीं करो ऐसा। नहीं, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। अभी भी अगर देखेंगे तो... एक सेकंड, मम्मी जी क्या बेटा पैदा किया है, आपको मेरा प्रणाम है सबकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। बहुत 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 कमाल का बेटा है आपका। थैंक यू भाई। लेकिन यार मेरे को डर है ये एपिसोड मेरी वाइफ ने देख लिया हो कि बताओ वो हाथ में मंगलसूत्र पहन सकता है, तुम अपनी मांग नहीं भर सकते, कहीं मुझे मांग ना भरनी पड़ जाए, मैं मांग ही निकालनी बंद कर दूंगा। खैर कोई बात नहीं, हाँ तो बताएं। सो या मम्मी काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके। ये ब्रेसलेट था और मेरा एक डिसीजन भी था। अब अंजनी स्टेज इन बैंगलोर, क्योंकि वो बैंगलोर में उसका जॉब था। तो जब हमारी शादी होने से पहले तो मुझे मैंने उसको प्रपोज किया तो उसने मुझे हाँ बोला, और तभी उसको यहाँ से ऑफर लेटर आ गया बैंगलोर की कंपनी से जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे है। सो शी वर्क्स विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, एंड वो वहाँ पे बैंगलोर बैठ के फॉरेस्ट कंजर्व कर रही है, फॉरेस्ट को रिजर्व कर रही है, फॉरेस्ट के आदिवासियों को हेल्प कर रही है माइग्रेट हो सके। और ये चॉइस करनी थी हमें कि शादी करके बॉम्बे आना है कि जॉब लेके बैंगलोर जाना है। तो मैं बोला एक काम कर, तू जॉब लेके बैंगलोर जा, हम शादी करते हैं, मैं अप डाउन करते रहूँगा, मैं 15 डेज़ यहाँ 15 डेज़ वहाँ करते रहूँगा, बट तू तेरा
जॉब देख, बिकॉज वो एक ड्रीम जॉब था उसके लिए, 3 साल से वो अप्लाई करी थी उसके लिए, एंड आज जाके उसको मिला। क्या बात है यार, ऐसे लड़कों का जो थॉट है, मतलब ऐसा थॉट होना चाहिए लड़कों का कि इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं शादी करनी है तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो या जो मैं कह रहा हूँ वही करो। आई थिंक दिस इज सो गुड यार। आई थिंक ये एक चेंज जो है हमारी सोसाइटी में आना चाहिए कि लड़की अगर अपना कोई काम करती है, उसका एक सपना है, तो अपने सपने को आगे मत रखो कि मैं करूँगा और तुम पीछे बैठो। ये बहुत अच्छा थॉट है यार। ट्रू सर, एक इंसान है वो, लड़की भी एक इंसान है, उसका हम मन भी है। एक इंसान है। अगर हम अपने मन से कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकती? एंड वी आर लिविंग हैप्पी, नो डाउट। ग्रजेस होते हैं, झगड़े होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस शादी है, ये लॉन्ग डिस्टेंस मुश्किल है। अफेयर नहीं है, बट लॉन्ग डिस्टेंस शादी है, बट अंडरस्टैंडिंग है और वो केयर फैक्टर और वो प्यार है, तो एवरीथिंग इज कूल नाउ। नहीं यार, एब्सोल्युटली। और ये मेरे ख्याल ये थॉट तो बिल्कुल सोसाइटी में बदल, क्या मैं कहता हूँ बंद हो जाना चाहिए कि शादी के बाद एक लड़की काम करे या ना करे वो लड़की वाली साइड डिसाइड करे। ये नहीं होना चाहिए यार। आई थिंक लड़की डिसाइड करे वो काम करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल एक बॉलीवुड में बहुत चलन है कि बायोपिक बननी चाहिए। मान लीजिए चीनू जिस स्पीड पे चल रहे हैं और चीनू जो कमाल का काम सोसाइटी में कर रहे हैं, कल को चीनू पे एक बायोपिक बने तो कौन सा एक्टर आप चाहेंगे कि वो चीनू का किरदार निभाए? मैं सर एक ही एक्टर को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, सलमान खान। ओहो जी, उनको ही बोलूँगा भाई मेरा रोल, मतलब मेरा बायोपिक कर लो, क्योंकि मैं उनको कॉपी करते रहता हूँ, मैं उनके स्टाइल कॉपी करते रहता हूँ, तो आप मेरे को कॉपी कर लो थोड़ा। क्या बात है यार, दैट इज सो कूल। मैं तो यही चाहूँगा बिल्कुल ऐसा दिन आए कि भाईजान जो हैं वो भी आपको देखें, और आई एम श्योर भाईजान ये एपिसोड ज़रूर देखेंगे। एंड भाईजान खुद बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं। इनफैक्ट सर, इंस्पिरेशन सलमान भाई से आए हैं। कहीं ना कहीं मुझे हिट बहुत ज़्यादा करती है चीज़ें, व्हेन आई सी पीपल, जेन्युइन पीपल हैविंग नथिंग, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो एक किक है जो शायद क्या बात है, भाईजान से kick। ही आई है चैरिटी की। यार बिल्कुल, ये वैसे भाईजान को देख के मैंने भी ना स्कूल में शर्ट उतारनी शुरू कर दी थी। बड़ा शौक था मुझे बॉडी बनाने का कि मैं भी जाऊंगा। एक दिन मैंने शर्ट उतारी स्कूल में, तो मेरी टीचर ने मुझे यूं करके पकड़ा, क्लास के सामने खड़ा किया, उन्होंने कहा देखो बच्चों ये है हमारे फेफड़ों की बनावट क्योंकि सारी हड्डियां बाहर निकल रही थी। कुछ बच्चे तो पेंसिल लेके मेरी रिब से कुर्र कुर्र बजा के भी गए थे। मतलब ठीक है चलो हो जाता। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी मेहनत करी जिम जाने की, लेकिन मैं बाहर से ही होके जनरली आ जाता था। यार आपने बता दिया सलमान खान आपके फेवरेट स्टार हैं, लेकिन स्टार से याद आता है एक और बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। आप लोग सब लोग ज़रा ये सुने। आप तो मनीष तो बड़े भी अच्छे खासे पैसे वाले आदमी हैं, मैं तो छोटी सी आदमी, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं छोटी सी एक हेल्प खुशियां फाउंडेशन की जरूर करना अरे हाउ चाहती स्वीट। हूँ। मेरा यही मकसद है यार कि हम लोग ना इस सोसाइटी से हमने बड़ा कुछ लिया है। हम जो भी बने इन्हीं से बने। बहुत कम सच्चे लोग मिलते हैं जिनकी दिल से हेल्प करने का मौका मिलता है। खुशियां फाउंडेशन को जो मैं हेल्प कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं उनसे खुशियां खरीद रही हूँ। सो क्या थैंक यू बात है। सो मच मनीष, Thank you so इतनी much, अच्छी भारती। फाउंडेशन के साथ मुझे जोड़ने के लिए। तो भारती ने आपकी फाउंडेशन के लिए 50,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। क्या कहना है भारती के लिए? थैंक यू सो मच मनीष भाई, सबसे पहले आपको फॉर दिस प्लेटफॉर्म, एंड अगेन भारती का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एन इंस्पिरेशनल वुमेन जो हमारे कंट्री में है, अ वॉइस फॉर पीपल। थैंक यू सो मच उनको। आई एम श्योर समडे आई विल बी एबल टू मीट यू एंड आई विल से थैंक यू इन पर्सनल ऑल्सो, बट जेन्युइनली थैंक्स। ये शायद 50,000 हमारे एक महीने बच्चों को हम पूरा खाना खिला सकते हैं। ये 50,000 इतने मायने रखते हैं हमें। सो थैंक यू सो मच भारती जी को। क्या बात है, बिल्कुल। लेकिन अब आप जब कह ही रहे हैं कि इतने बच्चों को आप खाना खिला रहे हैं जी। मैंने एक और बात देखी थी, और इनफैक्ट आपने जब बोला मैंने रियलाइज़ किया कि आपने बताया कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पहनने को फुटवेयर भी नहीं है। तो चलिए अब एक काम करते हैं कि मनीष पॉल पॉडकास्ट की तरफ से हम आपके जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके पास फुटवेयर नहीं है, जिनको शूज़ या स्लिपर्स या इनकी प्रॉब्लम है, वो हम टेक केयर करते हैं। तो मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, पॉडकास्ट की तरफ से इन बच्चों के लिए फुटवेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे। Lovely. तो ये हमारी Thank तरफ you, से हम thank आपको you. कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच भाई। तो इसी तरह चाहते हैं यार सब लोग जुड़े। आई थिंक सब एक से बढ़कर एक जुड़ेंगे तो आई थिंक एक अच्छी चेन बनेगी, जैसे मैंने कहा, और मदद करें। और आप लोग भी बिल्कुल यार आगे बढ़ के इनकी मदद कर सकते हैं। इनके जो अकाउंट डिटेल्स हैं मैं आपको देता हूँ। चीनू जी को अब आप जानते हैं अच्छे से, आप इनके बारे में गूगल करें, इनके बारे में और नॉलेज इकट्ठी करें। एंड
मुझे पता है ये जेन्युइन लोग हैं और इसीलिए मैं आगे बढ़ के इनकी मदद कर रहा हूँ, और आप भी करना चाहें तो प्लीज़ ये देखें इनकी अकाउंट डिटेल्स, एंड इफ़ यू फील लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनी अमाउंट, एनीथिंग, प्लीज़ गेट इन टच। यार जीत, थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे सच में इतना अच्छा लगा आपको मिलके। जाने से पहले क्या कहना है शो के बारे में, लोगों से कुछ कहना चाहते हो, जो जो दिल करे, प्लीज़ फील फ्री। ये शो के बारे में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, थैंकफुल टू यू अगेन एंड अगेन। मैं वही चीज़ बोलूँगा कि मेरा एक सपना था आपसे मिलने का, वो आज पूरा हुआ है, और ये शो की जरिया वजह से हुआ है, और ये मेरे काम की वजह से हुआ है मेजरली। बिल्कुल। और सो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो उनको करना है वो करने दो। यंगस्टर्स को मैसेज है कि अपना टाइम जितना ज़्यादा दे सकें नेशन को दें, जितना ज़्यादा। आई वोंट से कि 1 घंटा 2 घंटा दें, जितना ज़्यादा। नेशन नीड्स द टाइम नाउ, यही। और लास्ट में मेरी पंच लाइन हमेशा ये होती है, इंसान बनो, सबसे ज़्यादा स्कोप उसी में है, और सच्ची में इंसानियत ही आज की डेट में ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच जो भी सपोर्ट करते आए हैं अभी तक हमें, एंड आप और सपोर्ट करते रहो ताकि हमारा और आपका सपना, सबका इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन, वो जल्दी पूरा हो जाए। क्या बात है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जीत, मुझे बहुत तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू आपको। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो जो इतने बढ़िया काम वो कर रहे हैं। और जैसा आपका नाम है ना, जीत, आप जिंदगी में जो भी काम करें हमेशा आपको जीत ही हासिल हो। और इसी के साथ आज के हमारे एपिसोड के जितने भी पार्टनर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। Rexona Family Footwear, set up in 1958, was one of the first few units in India to venture out into the then new emerging line of manufacturing rubber Hawaii chappals and beach sandals. To maintain high standards, they perform various checks, planned as well as random, during each stage of production process to ensure their customers are provided with unbeatable quality products. Kedia Organic Agro Farms. Their mission is to bring you local organic food directly from farmers who grow it. They pride themselves on supporting local farmers and championing their issues. Kedia offers a wide range of organic produce like fruits, vegetables, Ayurvedic herbs, dairy products, rice and more. Check out Kedia Organic online for more details. Thank you so much जीत हमारे साथ आने के लिए और शो में जुड़ने के लिए। वेल देखिए, जाने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, हम सब अगर थोड़े थोड़े इंसान बन जाए ना तो ये दुनिया एक खूबसूरत जगह बन जाएगी एक बार फिर से। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। यार मुझे लोग मिलते हैं और कहते हैं, अरे भाई मनीष और सुना है, ओ यार जब मैं सुना देता हूँ तो यार बुरा मान जाते हैं। लेकिन अब आपने सुनाना है या नहीं सुनाना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं तो जरा चला और आपसे मिलता हूँ फिर से ओनली ऑन द मनीष पॉल पॉडकास्ट।